हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमबारी। आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण पार्ट 1.2 में। तो दोस्तों, हम इससे पहले जानते हैं एकीकरण क्या है। तो हम लोग पहले एकीकरण के बारे में जान लेते हैं। एकीकरण एकीकरण का होता है कि कुछ बिखरे हुए चीज को एक करना। जिस प्रकार आप ये देख रहे होंगे, ये मेरे पास कुछ लकड़ी के स्टिक्स हैं। लेकिन इटली 19वीं सदी में कुछ इसी तरह बिखरे हुए थे, लेकिन उसे जोड़ने का काम बहुत सारे क्रांतिकारियों ने किया, जो कि इस तरह, इस स्टिक की तरह अंत में से इस तरह जोड़ दिया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एकीकरण। आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। लेकिन आइए हम चलते हैं, क्या था इटली का एकीकरण। असल में हम इटली के कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे और किसका किसका उस पर अधिकार था वो हम जान लेते हैं। पहला हमारा रहेगा लोम्बार्डी और वेनेसिया। इस पर अधिकार था ऑस्ट्रिया का। दूसरा लेते हैं परमा मोडेमा टस्कनी। इस पे हेम्सवर्ग के राजाओं का, यानी सूर्यवंश के राजाओं का इस पे आधिपत्य था। हेम्सवर्ग के राजाओं। तीसरा हम बात कर लेते हैं सिसिली नेपल्स। इस पे था बोर्बो वंश का शासन, जो कि फ्रांस से संबंधित रखते हैं। फ्रांस। हम बात कर लेते हैं रोम पे। रोम पे किसका शासक था? पोप। पोप का शासन था रोम पे। अब हम बात करते हैं ऐसे राज्य की जो ना किसी का अधीन रहता, वो अपने देश के राजा के ही अधीन था। तो वो था पिडमोंट सर्डिनिया। असल में ये पिडमोंट सर्डिनिया चार्ल्स के हाथ में, लेकिन कुछ हालात खराब होने के कारण उसके बेटे विक्टर इमैनुअल द्वितीय के हाथ में आ गया था, क्योंकि ये भी एक क्रांतिकारी था। विक्टर सेकंड। ये था, हम लोगों ने बस कुछ का राजन है, लेकिन था तो बहुत। लेकिन हम स्टेप, जो स्टार्टिंग स्टेप तो मैंने उसको लेकर चला। अब हम थोड़ा जान लेते कि आखिर इन सभी देशों को छुड़ाने में बाधाएं आती कैसे थी, मतलब कौन कौन से देश बाधाएं बनते थे। हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। हम बाधक तत्व के बारे में जान लेते हैं। बाधक तत्व कौन कौन से बाधक थे सब इटली के एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न करते थे सब। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर सोचे कि बाधाएं होता क्या था। असल में मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम में लकड़ी के कुछ स्टिक्स दिखाए थे टूटे टूटे, लेकिन क्या था, जब हम उन्हें जोड़ने जाए तो काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। हमको फेविकोल लाना पड़ेगा, लेकिन क्या इस समय लॉकडाउन में मिलना बहुत मुश्किल है। मजाक मत मानिएगा, मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना था कि आपके माइंडली में कुछ प्रेशर ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। क्या था? बाधक तत्व। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं फ्रांस का।
दोस्तों ठीक उसके बाद से बात कर लेते हैं राजतंत्र का। दोस्तों ये तो बाहरी देश थे, इनके बारे में जानते हो, लेकिन थोड़ा हम राजतंत्र के बारे में जान लें, क्योंकि हमारा देश भी क्या था, राजतंत्र के गुलाम था। पहले राजतंत्र था, फिर बाद में लोकतंत्र आया। तो हम क्या जानते हैं, पहले राजतंत्र के बारे में जान लेते हैं। राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है? राजाओं का लोगों पर शासन, राजतंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। यही था राजतंत्र लोकतंत्र। मैंने राजतंत्र पर बात किया, इससे राजतंत्र के बारे में आपको बताया। तो उस समय क्या था, राजतंत्र था। राजाओं नहीं चाहते थे सब, लेकिन देखिए क्या था कि ये ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, फ्रांस भी नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो, राजाओं भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। दोस्तों तो आगे चलते हैं। सहायक तथ्य के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं ज्यूसेppe मैथनी के बारे में, कि ज्यूसेppe मैथनी क्या, वो तो था ही बहुत बड़ा क्रांतिकारी। उसका मानना भी ये था कि अगर हम देश का बागडोर अगर हम युवाओं के हाथों में रख दे तो देश का एकीकरण हो जाएगा। देश का बागडोर युवाओं के हाथ में, तो युवाओं के हाथ में, यानी यंग इटली का उससे स्थापना किया था। क्या था, यंग इटली का। लेकिन हम पहले मैथनी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैथनी का जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था। ये था इसका जन्म कहाँ हुआ था। और हम जान लेते हैं क्या, 24 वर्ष के आयु में, यानी वर्ष में इसे अपने देश से क्या हो गया था, इसे अपने देश से निकाल दिया गया था। किस लिए, तो लिंगुरिया एक जगह है, लिंगुरिया में इसने विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। मैथनी का था। अब मैथनी, मैंने बताया कि मैथनी का ये मानना था कि अगर हम देश का बागडोर अगर युवाओं के हाथों में थमा दे तो क्या होगा, इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाएगा। तो उसने किस चीज का संगठन किया था, तो यंग इटली का। किस सन में, 1831 में, मार्सेई में, इटली का एक जगह है। दोस्तों हमने उनके बारे में जान लिया, लेकिन सहायक तत्व के बारे में जान लेते हैं कि सहायक तत्व कौन कौन थे। मैंने बताया कि कार्बोनरी था। कार्बोनरी फिसली में 1810 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका, लेकिन देखिए ये मान लीजिए सहायक तत्वों पर लिख लें, सहायक तत्व, यंग इटली, यंग यूरोप, कार्बोनरी। ये क्या थे, ये गुप्त संगठन थे। इन गुप्त संगठनों में इटली के बहुत सारे युवा इसमें भर्ती होते थे, इन दोनों में। लेकिन इनमें 60 वर्ष तक लोग क्या थे, इसमें मतलब इसमें इस संगठन को में जुट जाते थे। करते करते इन दोनों में तकरीबन 30,000 आ गए थे ये यंग इटली के रूप में, क्योंकि ये चाहते थे कि इटली
आजाद हो, ना कि इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे राष्ट्रतंत्र के हाथ गुलामी से होता रहे। आइए दोस्तों हम और जान लेते हैं इटली के एकीकरण को कैसे और किस तरह से एक किया गया था, हम यह भी जान लेते हैं। तो 4 नाम था। गैरिबाल्डी, पहले मसनिया, गैरिबाल्डी, काउर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नोबल द्वितीय था। ये 4 क्रांतिकारी थे जिन्होंने इटली का एकीकरण को पूर्ण किया था। अब हम ये काउर क्या था, अंत में 1852 में यह क्या बना था, प्रधानमंत्री बना था। कहा, इटली का प्रधानमंत्री। आप लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में जानते ही थे, हमारे देश के पीएम को देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को, वो कहते थे कि दोस्तों और मित्रों ये भारत देश है, भारत देश है। भारत देश में कितने भी कठिनाई आते, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ उसको चीज को फेस करके लड़ते थे, आमने सामने होकर लड़ते थे। लेकिन ठीक इसी तरह उस समय प्रधानमंत्री था काउर, काउंट काउर। ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी था, कूटनीति इसकी बहुत बढ़िया थी। कहा था ये तो मतलब पॉलिटिक्स नहीं था, लेकिन कहने का मतलब जो कूटनीति इसकी चाल थी वो बहुत ही डेंजरस हुआ करती थी। आइए हम देख लेते हैं क्या होता था। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं क्रीमिया का युद्ध। दोस्तों मैं इसलिए आगे चल रहा हूँ क्योंकि समय का हमारे पास, मेरा प्रयास है कि कम समय में अधिक जानकारी डालें। मैं वही मुख्य पॉइंट उठा रहा हूँ, कैसे किस तरह इटली क्रीमिया के युद्ध में उसका रास्ता क्लियर हो गया था, वहाँ पे काउंट काबुल ने कैसे क्या कहला इटली के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताया था। मैं इस वीडियो में जानेंगे। देखिए क्रीमिया के युद्ध। दोस्तों क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854-1856। दोस्तों क्रीमिया का युद्ध, रूस, तुर्की, लेकिन यहाँ पे एक और देश तुर्की के साथ देश भी थे, वो था ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और था इटली का राज्य, वो क्या था, पिडमॉन्ट। लेकिन इसमें तो तुर्की की हार तो हो गई थी, लेकिन पिडमॉन्ट के बारे में हम जान लेते हैं आखिर पिडमॉन्ट क्यों आया था इसमें। देखो दोस्तों, मैंने बताया कि काउंट काबूर विक्टर एमेनुएल द्वितीय, विक्टर एमेनुएल द्वितीय राजा तो था इस देश का, इटली का, लेकिन वो चाहता था कि मेरा देश स्वतंत्र हो बाहरी आक्रमणों से। तो काउंट काबूर ने नहीं, विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने काउंट काबूर से कहा कि आप ऑस्ट्रिया की सहायता ना करें, बल्कि आप फ्रांस और ब्रिटेन की सहायता करें। काउंट काबूर विक्टर एमेनुएल द्वितीय के तालमेल बहुत जबरदस्त था। इसमें इन दोनों का साथ देने आया पिडमॉन्ट। पिडमॉन्ट ने से 1800 सैनिकों फ्रांस और ब्रिटेन के सहायता के लिए भेजा था। पिडमॉन्ट ने जब तुर्की हार गया तो जैसे वियना, कैरेंस, पेरिस सम्मेलन, तो उसमें क्या हुआ, इन सभी देशों को बुलाया गया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि पिडमॉन्ट इन दोनों का साथ दे। ऑस्ट्रिया क्या करता था, ऑस्ट्रिया इसमें बाधक कार्य करता था।
लेकिन मैंने बताया कि जब नेपोलियन बोनापार्ट था उसको जो 4 देश हराए थे, लेकिन उसमें पिडमॉन्ट का भी राजा हराया था उसको, लेकिन उसे उपहार के स्वरूप उसे कुछ दिया गया था, तो क्या था, सरनिया में वृद्धि कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार इसमें पिडमॉन्ट पिडमॉन्ट को भी उपहार दिया गया था। पिडमॉन्ट ने अपना पक्ष रखा कि हम चाहते हैं कि हमारा देश मुक्त हो ऑस्ट्रिया से। तो वो क्या हुआ कि उसी समय प्रसा का चांसलर कुछ समय बाद उसने क्या किया था, अपने इसी में बताया था कि काउंट काबूर ने कि इटली के समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बताया था इसमें। और उसी समय एकीकरण कर रहा था प्रसा का चांसलर बिस्मार्क। बिस्मार्क भी जर्मनी का एक लड़की है, आप दोनों ये आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छी तरीका से। मैं इसमें इसका टॉपिक है, मतलब इसका कुछ तो अंश है इस इटली का एकीकरण में, क्योंकि अगर ये ना रहता तो वहां पे क्या होता था कि मतलब क्या है, तो हर जगह किसी ना किसी का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए हम बात करते हैं बिस्मार्क के बारे में। इसी में इटली के एकीकरण में असल में काउर क्या किया था, काउर ने बिस्मार्क से कहा कि हम चाहते हैं कि वेनेशिया और लोम्बार्डी से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, था तो 2 राज्य, वेनेशिया और लोम्बार्डी। तो बिस्मार्क कहा जब मैं मतलब कि क्या होता कि उस समय भी कर रहा था, तो इसने काउर ने कहा कि मैं चाहता हूँ वेनेशिया लोम्बार्डी पर से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हट जाए। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क ने क्या किया कि इसने कहा कि जब मैं ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करूंगा, तुम क्या कहा, मतलब कि वेनेशिया लोम्बार्डी पे जब मैं आक्रमण करूंगा, मतलब वेनेशिया पे तुम लोम्बार्डी कर दो, क्योंकि दोनों उसी का ऑस्ट्रिया के हाथ में था। तो ठीक उसी प्रकार हुआ। तो वेनेशिया लोम्बार्डी ये क्या हो गया, ये आजाद हो गया। किससे, ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से आजाद हो गया, किसके बदौलत, बिस्मार्क के बदौलत। अब आते हैं फार्मा मेडना टस्कनी के बारे में, वो किस तरह उसकी रियासत थी, रियासतें कैसे आजाद हुई, थोड़ा वो भी बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक ये हो गया है, क्योंकि 1866 तक काउंट काबूर जीवित नहीं थे, मेरा दिमाग उतर गया था। लेकिन वहाँ पे विक्टर मेरे द्वितीय का वहाँ पे कुछ नहीं थी, क्योंकि 1860-61 में काउंट काबूर का मृत्यु हो गया था। इसके लिए मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा मुझसे त्रुटि हो गई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं फार्मा मेडना टस्कनी के बारे में। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के बदौलत ये क्या हुआ, ये आजाद हो गए। तो ये कहाँ जाके मिल गए, पिडमॉन्ट सर्डिनिया में जाके मिल गए, पिडमॉन्ट सर्डिनिया मिल गए। दोस्तों आप लोग को जनमत संग्रह के बारे में थोड़ी दिक्कत होंगे, लेकिन मैं इसका डिफिनीशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसको तोड़ के बताता हूँ कि जनमत संग्रह आखिर होता क्या है। दोस्तों आपको डिफिनीशन अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनमत संग्रह। देखिए दोस्तों, इसको हम जन को यहाँ पे उठा देते हैं। जन मतलब होता है लोग, अब उठाते हैं हम लोग मत। मत मतलब होता है मतदान। उठाते हम लोग संग्रह, तो संग्रह मतलब होता है समूह। तो दोस्तों लोगों, जो लोग मतलब एक समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान के लिए पूछ जाता है। तो इसमें यही होता है कि इन फार्मा मेडना टस्कनी के लोगों ने कहाँ जाने का निर्णय किया, पिडमॉन्ट सर्डिनिया में। तो इस तरह से क्या हो गया था,
इस तरह से ऑस्ट्रिया के कुछ राज्य एकीकृत होते हुए चल रहे थे। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं सिसिली और नेपल्स के बारे में, क्योंकि हम लास्ट स्टैंड जब चल रहे हैं सिसिली नेपल्स के बारे में। इसमें क्या हुआ था? इसमें गैरिबाल्डी ने गणतंत्रवादी था। इसमें भी बुर्बो वंश का सत्ता क्या किया था? समाप्त कर दिया था। किसके बदौलत? तो गैरिबाल्डी था और विक्टर इमैनुअल द्वितीय के बदौलत। इसमें से फ्रांस का, क्योंकि बुर्बो वंश का था, हटा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं, एक राज्य बचा था, क्या था? रोम। और रोम किसके बदौलत हाथ से जा बैठा? तो रोम ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध के बाद रोम एकीकृत हो गया था इटली में। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के बाद रोम भी पोप से बच गया था, क्योंकि प्रसा बहुत ताकतवर देश था। प्रसा के बदौलत रोम छूट चुका था। ये था इटली का एकीकरण। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें। धन्यवाद।